कि जो कैंसर है या whether there is a relationship between the cancer and this smoking or not. तो ये सब डाटा से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा मतलब कि कलेक्शन करके हम लोग ये सब मतलब कि टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये टेस्टिंग होता कैसा है, कैसे मतलब कि हाउ टू डू दिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, सो द टॉपिक इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 1 and 2 सैंपल मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही सैंपल होता है, उसी से हमें कुछ इन्फरेंसेस लेना होता है। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू दैट आई हैव शेयर्ड और नॉट? नो सर। मैं शेयर तो किया हूँ। ओके, वेट अ मिनट। Okay, right now I think it is visible. Yeah, right now. Yes sir. Okay, fine. Okay, so so there are some terminologies related to this. Okay. अभी जितना भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, जो टॉपिक्स थोड़ा ध्यान से सुन लो, that will be obviously beneficial for you. Okay. और कभी हाँ, और कुछ एग्जांपल्स दिमाग में आए। कभी कभी क्या होता है, हमें टेस्ट करना होता है कि वेदर जैसे कि हम रिग्रेशन एनालिसिस अभी पढ़ेंगे बाद में, तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि हमें कुछ पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मान लो कि जैसे कि रूम रेंट है, ठीक है। रूम रेंट तो कोई पर्टिकुलर घर का रूम रेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें तुम चाहते हो कि मॉडल फिट करने के लिए, कुछ मॉडलिंग करने के लिए कि ओके हम कुछ इनपुट्स देंगे तो वो दे देगा कि तुम्हें व्हाट विल द रेंट इफ द रूम लोकेटेड एट दिस, देयर मे बी अदर फैक्टर्स, लोकेशन क्या है, कॉलेज कितना दूर है, और ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है। तो हमें चेक करना है क्या कोई फैक्टर इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, तो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस केस में भी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जरूरत होता है। तो वेदर दैट इज इम्पैक्टिंग और नॉट, वो टेस्ट करना होता है स्टैटिस्टिकली। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है कि जहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ओके, so let us start what is how to do this hypothesis testing and what are there. Okay, so first thing is, what is a hypothesis? Hypothesis means it is a statement regarding the parameter of a distribution. So जो भी पैरामीटर्स है उसको तुम जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो, मान लो कि तुम ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, मान लो कि कोई पैरामीटर है म्यू, ठीक है, कोई पैरामीटर है म्यू, तो क्या वो 0 है या नहीं है, ठीक है। कोई पैरामीटर है वो 0 है या नहीं है, तो म्यू इक्वल्स टू 0 और म्यू इज ग्रेटर देन 0। तो ये एक स्टेटमेंट है सब, ठीक है, रिगार्डिंग द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। So whether that distribution is a statement regarding the parameter of a distribution is called the hypothesis. Okay, and a statistical hypothesis is an assertion in one or more population. Okay, so a statistical hypothesis is an assertion, मतलब कि तुम जो सोचते हो, तुम टेस्ट करना चाहते हो कि whether मान लो कि what proportion of the male they are having the respiratory disease and in comparison with the male, whether the proportion of the male is impacting more than that of the proportion of the female by the this respiratory disease. तो ये एक तुम्हारा हाइपोथेसिस हो गया यहाँ पे। तो
तो ये मतलब कि ये सब है तुम्हारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो जो तुम सोचते हो कि ये ट्रू है या नहीं, टेस्ट करना चाहते हो, देन these are the hypothesis. Okay, then what is it? There are two types of hypothesis in statistics. One is null hypothesis, another is the alternate hypothesis. Okay, so null hypothesis means तुम जो टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि जो मतलब कि मानते हो कि वो ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता, इस टाइप का। मतलब कि कैसे बताऊं, जैसे कि हाँ, जो हाइपोथेसिस उस ट्रूथ वैल्यू इज टू बी टेस्टेड, जिसका ट्रूथ वैल्यू तुम टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और यदि ये ट्रूथ वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं हुआ तो तुम्हें क्या है, एक अल्टरनेट दिखाना पड़ेगा। कि मान लो कि ये नल हाइपोथेसिस जो तुम, जैसे कि तुम सोचे कि म्यू इक्वल्स टू 0 है, तो यदि 0 नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ओके, सो इसीलिए हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करना पड़ता है। ओके, सो null hypothesis means whose truth value is to be tested, and alternate means if the null hypothesis is rejected, then in that case you have to accept another hypothesis. So that is the alternate hypothesis. Okay, fine. यहाँ तक ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट, क्या कोई डाउट इस किसी को? कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे सर नल हाइपोथेसिस का और एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, एग्जांपल दे देता हूँ सर, हर किसी का 2 मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो तुम, नल हाइपोथेसिस जैसे कि मीन हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इज इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 5 फीट 9 इंच, नॉट एक्सेप्टेड। द हाइपोथेसिस टेस्टेड यूजिंग दैट, देन म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5 फीट 9 इंच, म्यू लेस देन, जैसे कि छोड़ो ये सब करिए। सो तुम यदि टेस्ट करना चाहते हो कि म्यू इक्वल्स टू 5 फीट 9 इंच एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू 5 फीट 9 इंच, तो ये तुम्हारा हो गया नल हाइपोथेसिस, ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, सो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, हम टेस्ट करना, मान लो कि तुम टेस्ट करना चाहते हो कि जो मीन हाइट है दैट इज इक्वल टू 5 फीट 9 इंच है या नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और यदि ये ट्रू नहीं हुआ तो तुम्हें जो चीज एक्सेप्ट करना है, तो दैट बिकम्स योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, डोंट वरी। ओके, देन एक है कि क्रिटिकल वैल्यूज। ओके, व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू? द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हिच सेपरेट्स द रिजेक्शन रीजन एंड द एक्सेप्टेंस रीजन। एक्चुअली हमारे पास कुछ रीजन रहता है, ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारा एक्सेप्टेंस रीजन है, ये हो गया तुम्हारा रिजेक्शन रीजन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू। दिस इज द रिजेक्शन रीजन, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सेप्टेंस रीजन। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन। सो ये एक्सेप्टेंस रीजन और ये रिजेक्शन रीजन है, इनके बीच में जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वैल्यू। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो रीजन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है डिटेल से बताऊंगा। ओके, सो समझो कि क्रिटिकल वैल्यू एक वही वैल्यू है जो कि तुम्हारा दैट विल बी काइंड ऑफ ए बाउंड्री बिटवीन द एक्सेप्टेंस रीजन एंड द रिजेक्शन रीजन। तो एक्सेप्टेंस रीजन है क्या, जो तुम नल हाइपोथेसिस लिए हो। तो जनरली हम लोग नल हाइपोथेसिस के ऊपर फोकस करते हैं ना, जिसका ट्रूथ वैल्यू हम टेस्ट करना चाहते हैं।
सो जो नल हाइपोथेसिस है तो जनरली उसी को बोलते हैं दैट इज एक्सेप्टेड और दैट इज रिजेक्टेड। ओके, सो उसके बेसिस में हम लोग ये सब चीजें बोल रहे हैं। सो जो रिजेक्शन रीजन या एक्सेप्टेंस रीजन है दैट इज फॉर द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब कि यदि एक्सेप्टेंस रीजन में हमारा जो वैल्यू आता है वो यदि एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है दैट मीन्स द नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड, और यदि जो वैल्यू आता है रिजेक्शन रीजन में लाई करता है देन द H0 is rejected and the alternate hypothesis get accepted. Okay, so there are different type of test. Two-sided test होता है यदि तुम्हारा alternate depending on the alternate hypothesis। ठीक है, alternate hypothesis यदि not equals to H0 है या greater than या less than है तो इसके accordingly तो तुम्हारा टेस्ट चेंज होता रहता है, मतलब रीजन, सॉरी नॉट टेस्ट, द रीजन चेंज होता रहता है। एक बेसिक फंडा दे दूंगा तुम्हें, बाकी सबका सिमिलर है। ठीक है, सिंपल सा बेसिक आइडिया है। ओके ओके, सो ठीक है, बाकी सो क्या टेस्ट, जस्ट मिनट। Suppose we want 35 kg wheat. Okay, so if it is greater than 35 we मान लो accept, less than 35 we reject. So but if it is 39.99 kg then we can accept like this, मतलब कि we can tolerate up to some limit। ठीक है, so ये चीजें हैं कि तुम्हें यदि कोई चीज तुम कहते हो कि जैसे कि मान लो कि कुछ कोई छुट्टा दे रहा, मान लो, जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है। कभी कभी क्या होता है, हम शॉप में जाते हैं तो बोलता है कि भाई खुले नहीं है, तुम 1 रुपया नहीं है, तुम एडजस्ट कर लो। तो ठीक है, तुम मे भी एडजस्ट कर लोगे, बट यदि तुम्हें बोलता है कि तुम 500 का नोट दिए, वो बोला कि तुम्हारा 490 हो रहा है, वो 10 रुपए नहीं देगा या 50 रुपीज नहीं देगा, उतना तो हम एडजस्ट टॉलरेट नहीं कर सकते ना। तो वही चीज है, तो कितना तक तुम टॉलरेट कर सकते हो। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एरर है ना वो हम मतलब कि कितना मार्जिन तक टॉलरेट कर सकते हैं, वो एक टॉलरेंस लिमिट आता है वहां पे, मतलब कि हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उतना यदि टॉलरेबल है जितना, उतना तक हम लोग टेस्टिंग का जो है ना वो टॉलरेंस लिमिट तक ही रखते हैं। तो उसी के अंदर मैक्स टू मैक्स इतना एरर होगा देन ओके वी कैन एक्सेप्ट इट, यदि उससे ज्यादा होगा देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। सो ये यदि तुम्हारा एक्सेप्टर लेफ्ट साइडेड टेस्ट के लिए क्या होता है कि ये तुम्हारा रिजेक्शन रीजन आ जाता है, दिस वन इज द रिजेक्शन रीजन एंड दिस इज एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है।
लेफ्ट साइड टेस्ट के लिए लेफ्ट साइड में रिजेक्शन रीजन रहता है, ठीक है, एंड राइट साइड तुम्हारा एक्सेप्टेंस रीजन रहता है। एंड सी जो लिखा है ना यहाँ पे, सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, एंड राइट साइड टेस्ट के लिए क्या है कि राइट साइड मीन्स राइट साइड टेस्ट के लिए तुम्हारा रिजेक्शन रीजन राइट साइड में रहता है। ये चीज ध्यान रखना, राइट या लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द रिजेक्शन रीजन। राइट साइड टेस्ट के लिए राइट साइड में रिजेक्शन रीजन रहेगा। और यदि तुम्हारा मतलब कि नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू मीन्स व्हाट, दैट मे बी ग्रेटर देन दिस और मे बी लेस देन दिस। तो इसीलिए उस केस में क्या होता है तुम्हारा कि बोथ साइडेड रहता है, टू साइडेड टेस्ट का बता रहा हूँ अभी। Okay. Suppose one pin has to be fit a hole depending on the diameter. If the diameter of the pin is very much more or less, then you reject, but small deviation is acceptable. Okay. So जैसे कि suppose your shirt size is 40, then the 44 size or 36 size not manageable, but 41 or 39 is manageable. तो सिमिलरली मतलब कि थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा और थोड़ा कम होगा, देन यू कैन मैनेज। तो वही चीज है। तो या उससे यदि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि 44 46 भी होगा तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज है कि नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि हम यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं जो शर्ट साइज है, शर्ट साइज मान लो कि इक्वल्स टू 40 एंड एस नॉट इक्वल्स टू 40। तो 40 जो है वो थोड़ा बहुत तुम एडजस्टेबल कर सकते हो 39 और 41 के बीच में, उससे ज्यादा होगा तो देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट। तो इसीलिए नॉट इक्वल्स टू 40 ये तुम्हारा हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये हो गया नल हाइपोथेसिस, एस इक्वल्स टू 40 एंड एस इक्वल्स टू एस नॉट इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा नॉट एक्सेप्टेड हो रहा है, ये चीज हमें देखना है, ठीक है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ टॉलरेंस लिमिट को यूज करके ही सॉल्व करना पड़ता है। नहीं तो सैंपल से तो हम डायरेक्टली मान लेते हैं कि एक शर्ट उठाए उसका साइज 40 नहीं है तो तुम सीधे रिजेक्ट कर दिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो हाँ, तुम टॉलरेंस लिमिट रखते हो 41 होगा, हाँ ओके वी कैन यूज इट। 39 है, हाँ ओके। तो वो टॉलरेंस लिमिट के चलते हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना पड़ता है। आई थिंक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, या किसी को डाउट है? किसी को यदि कुछ डाउट है तो पूछ लो। So what is the procedure to do this hypothesis testing? Okay, first procedure, set up a null hypothesis, जो भी तुम्हें जिसका ट्रूथ वैल्यू तुम्हें टेस्ट करना है, और जो null hypothesis है वो तुम्हें वाइजली चूज करना पड़ेगा। Okay, set up an alternate hypothesis h equals to h1 against the null hypothesis, then h not equals to h naught and h is greater than h naught या h is less than h naught। एक null hypothesis चूज किए, उसके अकॉर्डिंगली अल्टरनेट हाइपोथेसिस चूज किए,
choose a level of significance. Okay, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है तुम ऐसे समझो उसको टॉलरेंस लिमिट है, कितना एरर तुम टॉलरेट कर सकते हो. काइंड ऑफ दिस वन इज द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा. और अल्फा का होता क्या है, क्यों लेते हैं, वो डिटेल में बाद में बताऊंगा. ठीक है. So use an appropriate random variable and determine the observed value h, and that is h. Find the tabular value, critical value, and with a given level of significance depends on alternate hypothesis. So basically यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉलरेंस लिमिट तो अपने से डिफाइन किए, उसके बाद तुम्हारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसके हिसाब से तुम्हें एक टेस्ट स्टैटिस्टिक देखना पड़ेगा, उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक. ठीक है. इसका मतलब कि जो सैंपल तुम कलेक्ट किए हो और जिसको हम टेस्ट, जैसे मीन को टेस्ट करोगे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा तो वो तुम्हें पता है, बट वही चीज तुम्हें टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है वो पहले तुम्हें डिटरमाइन करना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा रैंडम वेरिएबल है और वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. ओके, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू. Then the significance level alpha, the probability of the value of the variate falling in the rejection region. That is the percentage of tolerance limit of the error. That is the probability of value of the variate falling in the rejection region. ठीक है. इसका और एक भी डेफिनेशन है, वो भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा अभी. ठीक है, तो बेसिकली तुम ऐसे समझो, जो अल्फा है दैट इज द टॉलरेंस लिमिट, कितना लिमिट तुम, कितना एरर तुम टॉलरेट कर सकते हो. फाइन. कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके. Okay, next is the errors. So error occur कब होता है? एरर कब होगा बोलो तो? जैसे कि यहाँ पे एरर्स कब हैपन हो सकता है, जब भी मतलब कि एक चीज ट्रू हो और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तभी एरर होगा. और यदि जो ट्रू है हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे, then obviously there will not be any error. Okay, so ये डिसीजन टेबल है. H0 is true and H1 is true. मान लो कि किस केस में कैसे यूज होता है. मान लो कोई मतलब कि डिजीज है. ठीक है, उस डिजीज में हम लोग कुछ टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो जैसे कि मान लो कोविड का टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कोविड एंटीजन टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग. तो कभी कभी क्या होता है, वो टेस्ट कभी कभी गलत भी दे सकता है. ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि मान लो कि उसको कोविड है, दैट मीन्स H0 इज ट्रू, और बट टेस्ट जो रिपोर्ट आया वो नेगेटिव है. तो क्या हुआ, दैट इज एरर और नॉट. H0 इज ट्रू बट वी आर रिजेक्टिंग द H0. ठीक है, तो उस टाइप का जो एरर है दैट इज कॉल्ड एज ए टाइप 1 एरर. ठीक है, तो H0 हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, द पर्सन हैविंग द suffer from the COVID. ठीक है, suffer from the COVID, and as alternate hypothesis क्या है, the report मतलब कि वो is not suffer from the COVID. ठीक है, so हम जब reject H0 करेंगे, that means reject H0 means the person having the COVID positive, that is rejected. That means the negative, that is that person not having the COVID, that is accepted.
So that is one kind of error or not? Or if H0 is true, that means he has having a COVID, and we are not rejecting the H0, then that is a correct decision. So, and H1 is true, and it conducted type 2 error. H1 is true, and we are not aware accept. That means the person not having the COVID, but the test shows that he has the disease. Then also that is a type. Then also the error occur. That is a type 2 error. Okay. So, or if H1 is true and we are rejecting H0, that means we are accepting the H1. That is the correct decision. ठीक है. Is the idea is clear to you? या कोई डाउट है? कौन सा टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है? बेसिकली टाइप 1 एरर मीन्स जब भी तुम्हारा H0 is true but we are rejecting H0, that case this is called as a type 1 error. And when H1 is true and we are not rejecting the H0, then that is a type 2 error. तो ये टेबल याद रख लेना, then it will be good for you. ओके, कोई डाउट है? देखो तो. ओके, कोई डाउट या नहीं है किसी को? ओके, ठीक है. सो टाइप 1 error when the null hypothesis is true, when null hypothesis is true but we reject it, then this is called as a type 1 error. So probability of type 1 error, that is termed to be the alpha. ठीक है, probability of type 1 error, that is type 1 error, that is the alpha. Okay, and probability of type 2 error, that is your beta. ठीक है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना. ओके, देन कुछ क्वेश्चंस है, ये थोड़ा मतलब कि काइंड ऑफ की लॉजिकल क्वेश्चंस है. ओके, just a minute. Okay. Then a sociologist is concerned about the effectiveness of the training course designed to get more drivers to use seat belts in automobiles. Okay. What hypothesis is she testing if she commits a type 1 error by erroneously concluding that the training course is ineffective? तो इसका मतलब यदि टाइप 1 एरर को मतलब अकर हो रहा है, टाइप 1 एरर मींस यहाँ पे देखो, रिजेक्टिंग द H0 when H0 is true. So which one is you are rejecting H0 means negation of
नेगेशन उस टाइप का सोचो, ठीक है। नेगेशन ऑफ दिस एच नॉट दैट इज एक्सेप्टेड, negation of H naught is accepted. Which one is accepted? The training course is ineffective. So ineffective is negation of H naught. तो H naught क्या होगा? H naught क्या होगा कि the training course is effective. Okay. So the hypothesis is testing. ठीक है। तो यदि समझ में आ गया ना, या फिर से रिपीट करूं? सर और एक बार समझा दीजिए। ओके फाइन। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्रेनिंग कोर्स इज इनइफेक्टिव. दिस इज ए टाइप 1 एरर. This is a type 1 error. Type 1 error means what? Rejecting the H naught when H naught is true. तो H naught तुम्हारा true है, तो true means what? H naught is rejected. Rejected means what? Training course is जब erroneous से conclude ये क्या कर रहा है कि it is ineffective. Ineffective. The course is ineffective. That is actually accepted. Okay, that is accepted means we are rejecting the H naught. So rejecting the H naught means this ineffective actually rejection of H naught. So तुम्हारा यदि H naught यदि होगा, the training course is effective. Okay, and the H1 is the training course is ineffective, obviously होगा. ठीक है. So H naught is rejected. H naught is rejected means what? Effectiveness is rejected. Effectiveness is rejected means obviously ineffectiveness is accepted. Okay. Is it clear or not? Yes sir. Huh? Yes sir. Okay. Fine. अभी समझ में आ गया ना? तो सिंपल लॉजिकल है और कुछ नहीं. Okay. Then next one is the what hypothesis is she testing if she commits a type 2 error by erroneously concluding that the training course is effective. तो सेम चीजें हैं यहाँ पे. तो type 2 error means when H1 is true but we are rejecting the H naught. ठीक है. So we are rejecting the H naught when that one is true. So the training course is effective. Obviously that one is the null hypothesis. तभी तो जाके हम conclude करेंगे ना कि H1 is true but we are accepting the H naught. So simple negation लेके तुम्हें find out करके देखना पड़ेगा. So the training course is effective. That one is the H naught. Okay. तो similarly ये वाला केसेस है. ठीक है. क्या दिया है तुम्हें देखना पड़ेगा. टाइप 1 दिया है या टाइप 2 दिया है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें H नॉट या H1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्लियर या कोई डाउट है या किसी को? देख लो एक बार ये वाला, ये जो क्वेश्चंस दिया हूं एक बार देख लो यहाँ तक. यदि फिर भी किसी को डाउट है तो पूछो भी, क्योंकि तुम्हारे पास और टाइम नहीं है. उसके बाद जो है मैं रैपिडली ये सब खत्म कर दूंगा इसलिए. Okay. Next is power of a test.
power of a test is that is denoted by eta, that is equals to 1 minus beta. What is beta? Beta is the probability of occurring the type 2 error. ठीक है. So power of a test is the probability of rejection of the null hypothesis given that specific alternate hypothesis is true. ठीक है. So type 1 type 2 था क्या actually? टाइप 2 क्या था देखो. टाइप 2 is when H1 is true but we are not rejecting the H0. So जब हम 1 माइनस ऑफ दैट करेंगे, दैट मीन्स इस तरीके से लिखता हूं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा. So beta is probability of do not reject H0. Okay, do not reject do not reject H0 given that H1 is true. और जब हम 1 माइनस ऑफ बीटा करेंगे, सो दिस इज, तो ये तो गिवन H1 इज ट्रू वो तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है. बट ये वाला जो स्टेटमेंट था इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ reject H0 given that H1 is true. Probability of rejection of the null hypothesis given that H1 is true. ये है तुम्हारा पावर ऑफ ए टेस्ट. इज इट क्लियर? क्या है ये? ठीक है. ये सब डेफिनेशन थोड़ा बहुत याद रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. ओके. देन स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल, और ये सब तुम्हारा स्टैंडर्डाइज्ड है, तो ये फॉर्म को हमें अभी यूज करना है. ठीक है. कैसे यूज करेंगे? z equals to x minus mu upon sigma. If x follows a normal distribution, then x minus mu upon sigma that follows a standard normal distribution. Normal 0 1. And similarly x bar minus mu upon sigma by root 10 that will follow a standard normal distribution. And this follows a t distribution with n minus 1 degrees of freedom. x bar minus mu. तो यहाँ पे यदि तो एक चीज ध्यान रखो, यदि सिग्मा नोन है, ठीक है, सिग्मा यदि नोन है तो तुम्हें ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है. यदि सिग्मा अननोन है तो तुम्हें इन प्लेस ऑफ सिग्मा यू हैव टू यूज द एस, जो कि उसका एस्टिमेट है. सो इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस वन, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाय रूट एन. ओके. तो उस केस में हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा. तो ये चीज ध्यान रखना, नोन कौन सा है और नोन कौन सा है. फाइन. ओके. आज एक टी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थे n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके. हाँ. देन y इक्वल्स टू, सो ये पहले गया मीन के लिए, ये गया दोनों, ये जो दोनों है ये मीन के लिए है. मीन के लिए जो तुम टेस्टिंग करना चाहते हो, तो डिफरेंट टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक है, इसको ध्यान रखना. ठीक है. डिफरेंट टेस्टिंग है ये, जैसे कि तुम्हें यदि सिग्मा मतलब वेरिएंस के लिए देखना है, वेरिएंस, सो सिग्मा स्क्वायर, सो n-1 एस स्क्वायर, so n-1 s square by sigma square that follows the chi-square distribution with n-1 degrees of freedom. तो ये तीन चार जो है डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पढ़े हो पूरा याद रहना चाहिए तुम्हें. ठीक है. कौन सा केस में क्या ये चीज यूज किया जाता है. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं क्या कौन सा पार्ट में कैसे यूज करेंगे. ठीक है. ओके. सो एक एक करके मैं बताता हूँ
इस केस में कैसे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके टेस्टिंग करते हैं। Okay, let the population is mean mu. We want to test h naught is mu equals to mu naught, h1 is mu naught equals to mu naught. ठीक है, सो इन दिस केस mu equals to mu naught मीन्स तुम मान लो कि टेस्ट करना चाहते हो एवरेज हाइट इज 5 फीट या एवरेज हाइट इज नॉट इक्वल टू 5 फीट, अल्टरनेट हो गया उसका। तो इस टाइप के केस के लिए सो मीन के लिए तुम मेरी टेस्टिंग कर रहे हो कहीं पे भी, सब मीन हाइट हो, मीन वेट हो या कुछ भी, ठीक है। सो द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन है या अननोन है। यदि नोन है देन you have to use x bar minus mu upon sigma by root n and this will follow a standard normal distribution। इसको यूज करना पड़ेगा तुम्हें। और यदि तुम्हारा मतलब कि वेरिएंस अननोन है, नॉट नोन, तो तुम्हें क्या यूज करना है, x बार माइनस म्यू अपॉन s बाय रूट n यूज करना पड़ेगा। उसका एस्टिमेट, s क्या है, वेरिएंस का एस्टिमेट है, उसे यूज करना पड़ेगा, which follows a t distribution with n minus 1 डिग्री। ये सब चीज पहले बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ओके, देन टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, ग्रेटर देन हो सकता है, सब देखो ये सब सेम है, नॉल हाइपोथेसिस सेम है, बट अल्टरनेट आइदर नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये सब। And depending on the sigma, known or unknown, you have to use. यदि known है, then you have to use this normal distribution, unknown है तो t distribution। ये चीज सिर्फ याद रखना, बाकी सब हो जाएगा। और वेरिएंस के लिए एक ही का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो n-1 s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, बस इतना। और बाकी चीज कैसे करोगे बताता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, हर कोई, किसी को भी कोई भी डाउट है आस्क मी फ्रीली। ओके, सो जब भी हम राइट साइड टेस्ट करते हैं, राइट साइड टेस्ट के लिए ये वाला होता है। राइट साइड टेस्ट के लिए तुम्हारा जो रिजेक्शन रीजन है वो राइट साइड रहता है, पहले बताया था, ठीक है। इफ z इज लेस देन z अल्फा देन h नॉट इज एक्सेप्टेड। तो ये पॉइंट हो गया z अल्फा, जो अबव द पॉइंट इज एरिया इज अल्फा, ये z अल्फा पॉइंट है, ठीक है, z अल्फा पॉइंट है। सो दिस इज z अल्फा पॉइंट, ठीक है। यदि इस रीजन पे लाई कर रहा है जो पॉइंट है, z इज लेस देन z अल्फा देन h नॉट इज एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। एंड दिस वन इज रिजेक्शन रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन रीजन। ठीक है, सो एंड यदि तुम्हारा लेफ्ट साइड टेस्ट है तो लेफ्ट साइड मीन्स ये माइनस जेड अल्फा, तो ये तुम्हारा हो गया रिजेक्शन रीजन, और ये टोटल हो गया तुम्हारा एक्सेप्टेंस रीजन। ओके, देन
और म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट जब होगा उस केस में भी पिक्चर होगा, मैं दिखा देता हूँ। उसके साथ एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी हमारा मतलब कि so H0 is mu equals to mu1 and H1 is alternate hypothesis mu not equals to mu1. So not equals to mu1 means what? जो रिजेक्शन होगा नॉट इक्वल्स टू मीन्स व्हाट, थोड़ा लार्जर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। नॉट इक्वल्स टू मीन्स जैसे जो 60 का एग्जांपल दिया, किसी को यदि 40 साइज का शर्ट आ रहा है तो 41 एंड 39 दैट इज टॉलरेबल। तो या उससे नीचे होगा देन रिजेक्टेड, उससे आगे होगा तब भी रिजेक्टेड। तो वही चीज है। तो इस केस में भी सेम चीजें हैं कि यदि ये वाला रीजन पे रहेगा देन ऑल्सो रिजेक्टेड, इस रीजन पे रहा तभी भी रिजेक्टेड होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू इज तो जेडीएस एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। यहाँ पे सिग्मा नोन है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आएगा तो कैसे करेंगे, दैट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, व्हेन सिग्मा इज नोन के केस के लिए दिया गया है। A random sample of 100 recorded death in US during the past year shown average lifespan of 71.8 years. ठीक है, तो तुम्हें टेस्ट क्या करना है कि assuming the population standard deviation is 8.9 years, does this seem to indicate that the mean lifespan today is greater than 70 years? ये तुम्हें टेस्ट करना है। तो जनरली हम लोग नल हाइपोथेसिस में ना इक्वल्स टू कंडीशन मोस्टली लेते हैं। तो H0 इज म्यू इक्वल्स टू 70, H1 इज म्यू ग्रेटर देन 70, क्योंकि इस म्यू ग्रेटर देन 70 के लिए तुम्हें टेस्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, सो म्यू ग्रेटर देन 70 के लिए यदि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो तुम्हारा रिजेक्शन रीजन भी राइट साइड ही लाई करेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट जहां पे ग्रेटर रहने मतलब कि राइट साइड, यदि लेस देन है देन लेफ्ट साइड। तो डिपेंडिंग ऑन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस यू हैव टू फॉर्मुलेट दिस। फाइन, ओके। सो हाउ टू टेस्ट इट? फर्स्ट हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, हमारे पास एक्स बार गिवन है 71.8, सिग्मा गिवन है, तो हमें अभी कौन सा यूज करना पड़ेगा, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। एन तुम्हारा 100 है तो रूट ओवर ऑफ 100 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो एक्स बार इक्वल्स टू 71.8 minus under the null hypothesis mu is equals to 70. So under the null hypothesis mu equals to 70, 71. Divided by sigma by root 10, 8.9 divided by 10, 1.8 divided by 0.89। सो ये फाइंड आउट करो कितना आ रहा है।
So this is something 2.022. ठीक है, 2.022. So now you have to check in the what is the Z alpha value. Alpha कितना दिया है? 0.05 level of significance. So Z alpha तुम्हें find out करना है. I think वो this is 1.69 कुछ आएगा. हाँ 645 सॉरी 1.645. ठीक है, तो यदि 2.022 है तो जेड अल्फा क्या है 1.645. 2.022 कहाँ पे रहेगा, लाई करेगा यहाँ पे अराउंड समथिंग कुछ 2.022. तो ऑब्वियसली ये कौन सा रीजन में लाई कर रहा है? सचिन कौन सा रीजन में लाई कर रहा है आयुष? एटलीस्ट मैसेज तो कर दो कोई. रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस? सर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस सर हाँ सर रिजेक्शन ये वाला. सर ये देखो, तुम्हें जब भी तुम्हारा ये जो जेड अल्फा के एबोव वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम टेस्ट करना चाहते हैं ना म्यू इज ग्रेटर देन 70. तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस तुम्हारा म्यू ग्रेटर देन 70 है. तो जब भी म्यू ग्रेटर देन 70 है तो रिजेक्शन रीजन तुम्हारा राइट साइड लाई कर रहा है. तो रिजेक्ट किसको करोगे? हर टाइम ध्यान पे रखो, हम जब भी रिजेक्ट बोल रहे हैं, रिजेक्ट एच नॉट म्यू इक्वल्स टू 70. तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्टेंस रीजन. दिस वन इज योर एक्सेप्टेंस रीजन. एंड ये एक्सेप्टेंस जेड अल्फा से एबोव है, तो ये वाला पॉइंट 2.022 है. सो समथिंग अराउंड दिस. तो ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा रिजेक्शन रीजन पे लाई कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस वन इज रिजेक्टेड. ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ और इसका एक क्वेश्चन है वो भी तुम्हें दे देता हूँ. ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, और कोई ये जो पेज दिखाऊंगा अभी उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इसका ओके. ऑल ऑफ यू डू दिस एग्जांपल 10.4 सॉरी नॉट 14, एग्जांपल 10.4. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बता दिया हूँ. एग्जाम्पल 10.4 को लिख लो, सॉल्व कर लेना. इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कोई. ओके फाइन, आई थिंक टाइम हो गया. हर कोई स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके फाइन. ओके देन, थैंक यू. थैंक यू सर. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, so first, before starting the course, I will just tell something that your last portions are your counter and shift register. Okay, and your assignment questions also, some questions, 5 questions are given from the counter. So today I will explain about counter, and that will be helpful for you to complete your assignment. And the shift register, so basically I will just tell the 4 types of shift register, that operations we can get from the book and complete that assignment. And next class I will tell about the shift register. And as this week is the last and Saturday
this is a holiday. So we have to complete within this 2 class. So it is not, it is also, we can easily complete that one, because counterpart are the combinational circuit, you know. So sequential circuit, only I will explain that one, and it requires a lot of practices. Okay. So first, the concept I will explain, and I will show you the how you are doing the counter, the application of the flip-flop. So let's start that one. So before starting the counter, I just ask some questions that have you cleared about flip-flop? Have you cleared about flip-flop? Yes, ma'am. Okay. So application of flip-flop is nothing but counter and shift register. So as the name suggests that counter, so what you understand? Counter is a device or logic circuit. What it will do? What you guess? Counter क्या करता होगा? Tell me, counter, what it will do? count, Count. वो क्या काउंट करेगा? Any event, whatever we want, that event we are putting a counter. Suppose first time, then it will occur, then it will be counting 1. Then second time, then counting 2. Then third time, counting 3. So we have to design a circuit that will be count the number of events. Okay, and that one is known as your counter. And that is the counter means what? It will be showing the, suppose 0. So suppose it will be showing up to 0 to suppose 10. It will be showing from 0 to 10. So in binary, how many bits are required to represent 10? Hello. In binary, how many bits are required to represent 10? 4 bits. 4 bits. Okay. So then, so all the, so it will be first showing that 0000, 0001 up to 1001 and 1010. So first line, that is the 0000. It will be showing 0000. So correspondingly decimal number is 0. So वो जो store कर रहा है 0000. So to store a single bit, which device we are using? Counter. To store a single bit. Flip-flop. Flip-flop, to store a single bit, we will require single flip-flop. Okay. So to store 4 bits 0000. So that is 4 flip-flops. Got it? Then it will be counting up to 10. That means after 1010, then it will again count 0. 0. Very good. So as we are designing a circuit as a counter, so it will be counting from 0 to 10 decimal. So binary representation, 4-bit binary representation for 0, and for 10, 1010. So as we know that 1 bit storage by the 1 flip-flop, so 4 bit means 4 flip-flops. Then next, what is our design? So design मतलब हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे जो हमारा ये काउंट करेगा 0 to 10, फिर से फिर 0 to 10. That means it not exceed from 10. Okay. So combinational circuit हम लोग क्या कहते हैं? क्या how you are analyzing the combinational circuit? हम लोग there are 2 methods. One is analysis of the combinational circuit. Another one is analysis. Another is क्या? हेलो, तुम जो लैब में कर रहे थे, तुमको क्या दिया जा रहा था, तुम क्या बना रहे थे? हेलो, टेल मी क्विकली. In the lab, whenever you are just suppose for combinational circuit, what is given to you and what you are going to do? अरे लैब में क्या करते थे कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ?
हम उसे चेक करते थे ट्रुथ टेबल के साथ। नहीं, तुमको क्वेश्चन में क्या दिया जाता था? यानी इतने सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करे थे? डिजाइन करे थे या फिर एनालिसिस कर रहे थे? हम डिजाइन कर रहे थे। तो इसके लिए क्या गिवन था? हम फंक्शन दिया जाता था, हम उससे फंक्शन से तुम क्या बनाते थे? हम सर्किट बनाते थे। हाँ, मतलब फंक्शन से ट्रूथ टेबल बनाते थे। वो यस मैम। ट्रूथ टेबल में के मैप यूज करके उसका इक्वेशन बनाते थे। एक्चुअली सुनो, तुमको किए हो ना अभी, तुम क्या किए? तो यू हैव टू डिजाइन ए 1 बिट कंपैरेटर। तो पहले तुमको एक्सप्रेशन मिल गया या फिर क्या? पहले तुमको क्या मिला था? पहले फंक्शन मिला था, फिर ट्रुथ क्या टेबल। फंक्शन मिला? लिसन, क्या फंक्शन क्या मिला था? 1 बिट कंपैरेटर के लिए तुमको क्या मिला था? फंक्शन। अरे सिंगल बिट कंपैरेटर जो किए थे, क्या गिवन था? If you don't know about the combinational circuit, then how can you explain about the sequential circuit? You have done so many experiments and you don't know what is the design. तुमको इनपुट गिवन नहीं था? 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है। पहले ट्रूथ टेबल बनाए, ट्रूथ टेबल से फिर एक्सप्रेशन बनाए या एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल बनाए? हाँ, ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन। हाँ, तो तुम क्या बोले हो कि फंक्शन गिवन है? जब तुमको बोला जा रहा है कि 1 बिट कंपैरेटर करो या फिर मॉक्स करो, तो उसमें तुमको फंक्शन गिवन था या फिर इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इनपुट आउटपुट? दैट वाज गिवन टू यू। देन उसमें से फर्स्ट यू हैव कंप्लीटेड द ट्रूथ टेबल, देन फ्रॉम द ट्रूथ टेबल यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द एक्सप्रेशन और रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट टू आउटपुट. By using that one, you have designed the circuit. Yes or no? Yes ma'am. So like this in sequential circuit also we are what we are going to design first is analysis. That means suppose any sequential circuit is given, then we can find out what is my present state, what is my next state. That is the analysis of the circuit. That means मैं input देती हूँ तो output क्या आएगा, वो है analysis part. सेकेंड पार्ट क्या होता है? डिजाइन पार्ट. तो डिजाइन पार्ट मतलब मुझे ये ट्रूथ टेबल चाहिए, मतलब यहाँ पे मेरा क्या होगा? एक स्टेट डायग्राम होगा. स्टेट डायग्राम किसको बोलते हैं? अगर मेरा प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट अगर मुझे चाहिए 1, so what the inputs I will give. तो उसको कौन सा टेबल यूज करते हैं? Which table we will require for giving the inputs? In flip-flop, there are two basically another tables are included. One is characteristic table, another is excitation table. Characteristic table मतलब input given है तो output क्या होगा, और excitation table मतलब output अगर पता है, input था और output तुमको ये चाहिए तो क्या तुम input दोगे so that you will get this type of output. So that is your excitation table. So whenever we are designing the circuit, excitation table is very much important. And whenever we are analyzing the circuit, the truth table is very much important. Okay, so if it is visible, Yes ma'am. okay. So first thing is, what is counter? Counter is a sequential machine that produces a specified count sequence. कोई भी sequence ऐसा नहीं कि always वो count करेगा 0 फिर 1 फिर 2, not that. What is our requirement sequence that will be counting that one. Then there is a great variety of counter based on its construction. Achha, then the counter is a device that will be counting the number of events. Then the types of counter. There are 2 types of counter. One is asynchronous counter, another is a synchronous counter. So we have already discussed what is the asynchronous and synchronous. Who can tell? What is the difference? Anybody can tell?
Many times I've explained. Can anybody tell? In asynchronous, the output of one flip-flop is used as a click of the next flip-flop. And in synchronous, the output of all the flip-flops are synchronized with the clock. Like that, something. Okay, now I'm audible. Hello? Hello? Yes, ma'am. You are audible. Okay, so counter means? If you understood, quickly respond so that I will cover up so many things. Synchronous counter, have you listened this one? Hello? Okay, once again I'm repeating. There are two types of counter. One is synchronous, another is asynchronous. Both based on the clock. If a single clock or one clock is applied to all the flip-flops simultaneously, just like in this example, I have told that there are 4 flip-flops are there for 4-bit storing. So if the clock pulse is applied to all the flip-flops simultaneously, then they are known as the synchronous counter. But if the clock pulse is applied to the first one and output of the first flip-flop is behaving as the clock pulse for the second flip-flop, then the second flip-flop कब काम करेगा? Asynchronous में कब काम करेगा? Hello? 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 Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am, you Hello? are audible. Yes, ma'am. So why not you respond me? I have told there is no much time. I have to cover so many things today. If you understand or not, to respond me. How can you know that is there any connection lost or you are not listening? How can you know? Otherwise, I will tell and complete that part. If you understand or not, that doesn't matter for me. Okay, Soumya? Soumya? Yes, ma'am. Have you understood synchronous and asynchronous counter? Yes, ma'am. So in asynchronous, the second flip-flop will be activated
after the first clock pulse, after the first flip flop. Okay, so what is the meaning of this? अगर मेरा 5 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली काम करता है एक सर्किट में, तो उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस. अगर वो 5 डिवाइस एक के बाद एक काम करता है तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस. ओके, देन हम लोग क्या क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो क्लॉक पल्स भी वो भी दो तरह के काम करता है. वन इज पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज ट्रिगर. ओके, so what is positive base, what is negative base, that I will explain. Then count direction. So count direction matlab one is off counter, another is down counter, another is off down counter. What do you mean by off counter? If initially I am counting 0, then 1, then 2, then 3, so it will be off counter or down counter? Hello, Soumya. Up counter. Very good. If I am counting the 10, 9, 8, 7, 6, so that will be Down that will counter. be down counter. And in one circuit I will use, that will be at one time it will be up counting and another time it will be down counting. So that one is known as the up down counter. Just like we have designed 4-bit binary adder and 4-bit binary subtractor, and another circuit which will be used as adder slash subtractor. Have you understood? Have you remembered adder slash subtractor? तो वो कैसे कर रहा था काम कर कैसे कर रहा था? वो कंट्रोल इनपुट हम लोग दे रहे थे, जो कि वो कंट्रोल इनपुट जब 0 होता था तो वो adder जैसे काम कर रहा था, जब 1 होता था वो सबट्रैक्टर जैसे काम कर रहा था. Have you remembered? Hello? Yes. Okay. So here also one is up counter, another is down counter, another is up down counter. Okay. Then what are the flip-flops? So we are telling that all the flip-flops we are using for counter, but basically for counter cases, basically we are using JK flip-flop or T flip-flop or D flip-flop. Okay. Then this is known as synchronous counter and asynchronous counter differences. So what is the basically difference is that synchronous means at one time, asynchronous means one after another. Then this synchronous is known as parallel counter, whereas asynchronous counter is known as serial or ripple counter. And it is synchronous counter is designing very complex, but asynchronous counter is simple implementation. Okay. Then ripple counter. So ripple counter is. Ma'am, screen is not visible. I have not. अच्छा वो तब जो कनेक्शन जो चला गया था इसीलिए फिर से बंद हो गया, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर की थी. Now it's visible, no? Now it's visible? Yes, ma'am. So this is synchronous, this is asynchronous. All flip-flops are triggered with the same clock simultaneously. Asynchronous means different flip-flops are triggered with different clock. This synchronous is faster, whereas asynchronous is slower. And here decoding, it cannot produce any decoding errors, whereas it produces the decoding errors. It is known as parallel counter because simultaneously working. This is called serial counter because one after one flip-flop will be working. Then these are used as the ring counter, whereas this one is used as the up-down counter. Okay. So then first we are discussing about asynchronous counter, which is known as the ripple counter. Why it is ripple? Because one after another. First one will be initiating the second one will be initiating the third one. So it is just a wave-like structure. First के बाद second आता है, second के बाद third आता है. So just like ripple in the water. So that's why it is known as the ripple counter. It is written that n-bit ripple counter count maximum up to, हम लोग 2 bit use करते हैं तो कितना count कर पाते हैं? हेलो? 4 काउंट करते हैं, 4 बिट तक 4 काउंट स्टेट्स आता है, तो इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉड एन काउंटर.
n bit ripple counter is also known as mod n counter. It is known as ripple counter because of the way the clock pulse ripples its way through the flip flop. मतलब जो clock pulse जो दिया जाता है उसी हिसाब से तुम्हारा जो one is you're forwarding the second one forwarding the third one, जो जैसे तुम्हारा clock pulse दिया जाता है उसी के बेस पे इसको ripple बोला जाता है. Okay, then here all the flip flops are used in toggle mode. तो कहाँ पे तुम पढ़े थे टॉगल इन फ्लिप फ्लॉप में? कहाँ पे पढ़े थे टॉगल का कंसेप्ट? टॉगल कंसेप्ट कहाँ पे पढ़े थे? अरे टॉगल कहाँ पे आएगा? टॉगल मतलब टी फ्लिप फ्लॉप. हाँ 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 बोलो. हाँ, इन टी फ्लिप फ्लॉप. वेरी गुड. टी स्टैंड्स फॉर टॉगल. तो वो टी भी हो सकता है, नहीं तो अगर जे के इनपुट जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे उसका इनपुट को तुम से 1-1 दोगे तो वो भी तुम्हारा टॉगल हो जाएगा. तो फोर्थ कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप देयर आर 4 कंडीशन 0 0 0 1 1 0 1 1. बट इन 1 1 व्हाट इज द आउटपुट? Output is toggle of Q. So either we can take the T flip-flop or we can take the JK flip-flop where the inputs are 1. Have you understood? Have you understood? Hello? Yes, sir. Okay. So in basically ripple counter or asynchronous counter, we will use the flip-flops are in toggle mode. And how many flip-flops will use? That will be depend upon how many beat counter. If it is 2-bit counter means 2 flip-flops. If it is 4-bit counter means 4 flip-flops, like this. Then how many states? So if it is 2-bit, so it will be showing 0 0 0 1 1 0 1 1. So one state is 0 0, next state is 0 1, next state is 1 0, next state is 1 1. So these outputs are known as state of the flip counter. Okay. So one diagram is that which is known as state diagram. वो स्टेट डायग्राम से हमको क्या पता चलता है कि हमारा अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है. मतलब 0 0 0 है, देन नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? 0 0 1 होगा. सो प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 and next state is 0 0 1. If 0 0 1 is the present state, then what will be the next state? So वो स्टेट डायग्राम से हमको प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट के बारे में पता चलता है. ओके. यहाँ पे क्या बोला जाता है कि only one flip flop is applied with the external clock pulse and another flip flop is obtained from the output of the previous flip flop. So here in the asynchronous counter we are applying clock pulse to the first flip flop, not all the flip flops. And वो clock pulse जो अप्लाई होता है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट मिलेगा that will be behaving as the clock pulse for the second flip flop. So only clock pulse is applied to the first one. Okay. And the flip flop applied with the external clock pulse act as the LSB, least significant bit. मतलब हम लोग जो बोलते हैं अगर सपोज A वेरिएबल का 4 बिट है तो A0, A1, A2, A3. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा हुआ? A0 हुआ या फिर A3 हुआ? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होगा? हेलो हेलो अरे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट A0, A1, A2, A3. Which one is the least significant, A0 or A3? हेलो. हाँ, कभी किए नहीं हो क्या? इतना टाइम क्यों ले रहे हो? ओके. अच्छा, नाउ वी विल स्टार्ट जस्ट एक्सप्लेनिंग और एनालाइजिंग ए फ्लिप फ्लॉप. तो मैं बोली थी एनालाइजिंग में क्या होता है और डिजाइन में क्या होता है. एनालाइजिंग में क्या होता है? अरे एनालाइजिंग में क्या होता है, डिजाइन में क्या होता है? बोलो. अभी तो बोली ना.
अरे एक सर्किट को एनालिसिस मतलब सर्किट इज गिवन टू अस और नॉट. हेलो, am I audible? Yes, ma'am, it is given to us and we have to analyze it. क्या 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 बोले, सुनाई नहीं दिया क्या? Yes, ma'am, the circuit is given to us. हाँ, so in the analysis point of view, circuit is given to us and we are finding out the truth table. And in design point of view, the truth table is given to us. We have to design the circuit. Just reverse. Okay. So here, this is the analysis of a circuit. Okay. So how we are analyzing? Here, this is which type of counter? This is 2-bit of counter. Okay. So 2-bit means n is how much? N is what? And 2-bit means n is 2. Yes or no? Yes, ma'am. So n is 2 means how many flip-flops? 2 flip-flops. 2 flip-flops. Okay. And that one is either we can use the JK flip-flop with the inputs 1 or we can use T flip-flop. So here it is taken the JK flip-flop. And here the least significant J1, K1, J2, K2. The least significant कौन सा है? J1 है और J2 है. लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है? J1. J1 है. तो J1 को यह देखो, फर्स्ट कनेक्शन देखो, ये JK है, Q बार है, and 1 is given to both J1 and K1. Here also 1 is given to J2 and K2, Q2 and Q2 bar. Okay. Then based on the clock pulse, हम लोग clock pulse को देखेंगे. देखो clock pulse कहाँ पे अप्लाई हुआ है? Clock pulse कहाँ पे अप्लाई हुआ है? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में या सेकंड फ्लिप फ्लॉप में? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. इसको पॉजिटिव बेस बोलते हैं या फिर नेगेटिव बेस बोलते हैं? अरे ये तो एस ट्रिगर्ड है क्योंकि ये आरो मार्क है. देन इट इज पॉजिटिव बेस और नेगेटिव बेस. हाउ कैन यू नो? How can you know? Here a bubble is there. So which triggered? Negative. Negative is triggered. Okay. Then this clock pulse is applied to first flip-flop. Output we are getting at Q1. And then the clock pulse is not applied to the second one. This output of Q1 is behave as the clock pulse for second one. मतलब जब तुम्हारा फर्स्ट वाला काम करेगा तब तुम्हारा सेकंड वाला काम नहीं किया होगा, क्योंकि सेकंड के लिए क्लॉक पल्स मिल रहा है आउटपुट ऑफ द फर्स्ट वन. ओके. सो ये तुम्हारा अभी नेगेटिव एज ट्रिगर रिपल काउंटर. नेगेटिव एज मतलब ड्यू टू दिस द बबल साइन इज पुट बिफोर द एरो मार्क, दैट्स व्हाई नेगेटिव एज. नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम. अभी हमको कैसे पता चलेगा कि अप काउंट कर रहा है या फिर डाउन काउंट कर रहा है? So by the timing diagram and by your truth table, we can verify that whether it is up counter or down counter. Okay. So what is timing diagram? All of you look at here. This is the clock pulse. So have you seen the clock pulse? दिख रहा है? Continuous pulses are there. Have you seen the clock pulse? Yes or no? Hello. अरे रेस्पॉन्ड करो. कितने बार बोलूंगी कि रेस्पॉन्ड जल्दी करो. हाँ, जल्दी जल्दी करो ना. तो ये क्लॉक पल्स है. हाँ. देन क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज मतलब कौन सा है? जब 1 से 0 आएगा, दैट एज इज अ नेगेटिव एज. सो दिस वन इज 1 नेगेटिव एज, अनदर नेगेटिव एज, अनदर नेगेटिव एज, अनदर नेगेटिव एज, अनदर नेगेटिव एज. लाइक दिस इट विल बी कंटिन्यू. ओके. सो देन Q1, जो दिस क्लॉक पल्स किसको अप्लाई हो रहा है? Q1 को या फिर Q2 को? ये जो क्लॉक अप्लाई किसको हुआ? Q1 को या फिर Q2 को अप्लाई हो रहा है? किसको हो रहा है? Q1 को हो रहा है. तो देखो यहाँ पे देखो, और Q1 में मतलब जब ये एट दिस पॉइंट इनिशियली हम लोग क्या बोलते हैं
कि Q में 0 रहा होगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि वो Q में पहले क्या था. ओके, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग दैट फ्लिप फ्लॉप दैट Q वाज 0. तो ये तुम्हारा 0 रहा है. ओके, एट दिस एज यू आर अप्लाइंग इनपुट. क्या अप्लाई कर रहे हो? अप्लाई क्या कर रहे हो? इनपुट क्या है? 1 1 दे, J1 K1 को दे कि नहीं? हेलो, Yes, ma'am. तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट, हेलो, आउटपुट क्या आएगा? J और K में अगर इनपुट 1 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? टॉगल टॉगल. टॉगल ऑफ व्हाट? किसका वैल्यू को टॉगल करता है? प्रेजेंट स्टेट को. मतलब Q वैल्यू को टॉगल कर हाँ, देता यस है. मैम. ओके, यस मैम. तो Q वैल्यू यहाँ तक क्या था? क्या था? देखो, Q वैल्यू प्रीवियसली हम लोग क्या अज्यूम Ma'am, किए थे? 0 था. 0 था. तो इसी पॉइंट पे क्या होगा? अभी टॉगल होगा. टॉगल होगा मतलब क्या होगा? 1 हो गया. 1 हो गया. दिस 1 वो कब तक चलेगा? वो कब तक 1 रहेगा? कब तक? जब तक नेक्स्ट पल्स का एक्टिवेट नहीं होता है. मतलब ये नेगेटिव एज तक वो कंटिन्यू होके रहेगा. फिर नेगेटिव एज में क्या होगा? टॉगल होगा. टॉगल होगा मतलब 1 से 0 होगा. तो दैट विल बी कंटिन्यूइंग अप टू हियर नेक्स्ट टॉगल तक, नेक्स्ट नेगेटिव एज तक. नेगेटिव एज में फिर टॉगल होगा, 0 to 1 होगा. फिर वो 1 कंटिन्यू रहेगा. फिर नेगेटिव एज में टॉगल होगा. टॉगल हुआ, फिर वो यहाँ होगा, फिर ऐसा कंटिन्यू करेगा. Have you understood what is the output waveform of Q1? Have you understood? Yes, ma'am. Okay. तो अभी देखो, this Q1 is behaving as a clock pulse for the second one. Yes or no? Yes, ma'am. तो हम लोग Q2 का जो आउटपुट देखेंगे वो किसके वेवफॉर्म को चेक करेंगे? क्लॉक का या फिर Q1 का? बोलो. Q2 हम. And Very Q1 good. था. Very good, because Q2 is depend upon the Q1, or we can tell that Q1 output is the clock pulse for the Q2. इसीलिए Q1 का नेगेटिव एज चेक करो. देखो, दिस इज 1 नेगेटिव एज, दिस इज अनदर नेगेटिव एज, so like this other negative एज. अभी क्लॉक के ऊपर Q2 डिपेंड नहीं कर रहा है, वो Q1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हम लोग इनिशियली अज्यूम किए हैं Q2 0 है. तो कब वो चेंज होगा? नेगेटिव एज ऑफ द Q1 वो चेंज होगा, एंड दैट विल बी कंटिन्यू अप टू व्हाट? कब तक वो रहेगा 1? हेलो, जब तक नेक्स्ट टॉगल नहीं होता. वेरी गुड. नेक्स्ट टॉगल नहीं होगा. टॉगल कब होगा? एज पे होगा. नेगेटिव एज पे टॉगल होगा, फिर वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट एज पर, फिर नेक्स्ट एज पे फिर 1 होगा. ऐसा ही रहेगा. ओके, सो दिस इज द वेवफॉर्म स्ट्रक्चर और आउटपुट वेवफॉर्म. लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि आउटपुट क्या आया? जो ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे? बाय दिस वन. At this point, first clock pulse देखो, at this point, this is your truth table, and truth table जो counting sequence है, this is the Q2 then Q1. तो जब first clock pulse apply हुआ, okay, फर्स्ट नेगेटिव एज पे क्या हुआ? तुम्हारा क्या दिखा रहा है? नेगेटिव एज पे Q2 का वैल्यू क्या है? at this point Q2 का वैल्यू क्या है? 0. और Q1 का 0. 0.
तो ये दिखा रहा है 0 0। फिर नेक्स्ट इस टाइम पे नेगेटिव एज से, मतलब हम लोग क्लॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब फर्स्ट क्लॉक के वजह से तुम्हारा Q1 चेंजेस हुआ, Q1 के वजह से तुम्हारा Q2 चेंज हुआ। लेकिन हम जब टाइम देखेंगे तो टाइम मतलब क्लॉक के हिसाब से टाइम देखेंगे। ओके, तो फाइनली हम लोग फर्स्ट क्लॉक पल्स में ये देखो यहाँ पे 0 0 आया। नेक्स्ट और एक साइकिल है, देखो ये क्लॉक साइकिल है, तो ये पॉइंट पे हम लोग का वैल्यू क्या आएगा? Q2 क्या है? Q2 क्या है? हेलो, 0 है। Q1 क्या है? 1 है। तो यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 1 है। फिर नेक्स्ट साइकिल पे, क्लॉक साइकिल पे देखो वैल्यू क्या क्या आता है? Q2 क्या है? Q1 क्या है? Q2 1 है। हाँ, और Q1 0 0। फिर नेक्स्ट साइकिल पे, ये साइकिल पे क्या है? Q2 क्या है? Q1 क्या है? Q2 1 1। तो Q2 1 है, Q1 भी 1 है। फिर नेक्स्ट साइकिल पे देखो क्या आएगा? नेक्स्ट साइकिल पे क्या है? 0 0 0 0। वेरी गुड। नेक्स्ट साइकिल पे 0 0। फिर अगर नेक्स्ट साइकिल पे देखेंगे क्या आएगा? 0 1 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 0 0 0 1 0 1 0 1 1। मतलब ये हाउ मेनी बिट काउंटर हुआ? कितना फ्लिप फ्लॉप हम लोग कंसिडर किए? हाउ मेनी बिट? 2 बिट। और काउंट कहां तक किया? 2 बिट मतलब कितना स्टेट्स लिया? 4 स्टेट्स लिया। ओके, और ये जो ट्रूथ टेबल हम कहां से मिला? ये आउटपुट वेवफॉर्म से हमको मिला। गॉट इट? दिस इज योर सर्किट डायग्राम, दिस इज योर टाइमिंग डायग्राम और वेवफॉर्म, and this is your counting sequence or truth table. You can say काउंट कैसे कर रहा है? 0 0 0 1 1 0 1 1। सो मैक्सिमम ये 4 तक ही काउंट कर रहा है, उसके बाद फिर से 0 0 हो रहा है, तो इसको हम 2 बिट ऑफ काउंटर बोल रहे हैं। 0 1 2 3। वो डेसिमल वैल्यू देखो 0 1 2 3, दैट्स व्हाई ऑफ काउंटर। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Now come to 2-bit down counter. What is the difference? In the off counter, we have taken the Q1 output is the clock pulse for the second one. But in case of down counter, Q bar is the clock pulse for the second one. Only the difference between this. Q bar is the clock pulse for the second one. ओके, ओनली द डिफरेंस। तो ये डाउन काउंटर कैसे हुआ हम लोग के कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द टाइमिंग डायग्राम। यस और नो? Yes, ma'am. तो देखो क्लॉक पल्स इज अप्लाइड एट दिस एज, दिस इज नेगेटिव एज और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग? नेगेटिव। हाँ, वेरी गुड, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बिकॉज बबल इज देयर. So all at negative is only I will check the output or output will change. In the positive is there will be no change. तो क्लॉक पल्स किसको अप्लाई किया जा रहा है? Q1 को या फिर Q2 को? क्लॉक पल्स किसको अप्लाई हुआ है? Q1 को। तो क्लॉक पल्स यहाँ पे जो अप्लाई हुआ है, तो अगर Q1 में एज्यूम करती हूँ पहला 0, तो एट दिस पॉइंट इट विल बी टॉगल होके 0 to 1 होगा. दिस 1 विल बी कंटिन्यूइंग अप टू हियर, यहाँ पे फिर टॉगल होगा, फिर इट विल बी कंटिन्यूइंग हियर, यहाँ पे टॉगल होगा, फिर इट विल बी कंटिन्यूइंग, देन एट दिस पॉइंट टॉगल अगेन हियर, अगेन दिस. हैव यू अंडरस्टूड टाइमिंग डायग्राम ऑफ Q1? Yes or no? Yes, ma'am. And Q1 bar and Q1, what is the relation? Relation क्या है?
अरे Q1 बार के साथ रिलेशन क्या है? हेलो, मैम ऑपोजिट होगा, जब वो 0 होगा ये 1 होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो Q1 है 0 1 0 1 0 1, so Q1 बार हो गया तुम्हारा 1 0 1 0 1 0 like this. So have you understood Q1 बार? यस मैम। अभी तुम्हारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए पल्स कौन सा है? मैम Q1 बार। वेरी गुड। तो Q1 बार का जब नेगेटिव होगा, एज होगा, तब तुम्हारा Q2 चेंज होगा। तो इनिशियली हम लोग Q2 को 0 लिए हैं, यहाँ पे टॉगल करेगा, दिस विल बी कंटिन्यूइंग अप टू हियर, फिर टॉगल करेगा, दिस विल बी कंटिन्यूइंग हियर, देन टॉगल करेगा लाइक दिस। क्लियर? हैव यू क्लियर अबाउट Q2? यस मैम। Okay, now whenever we are finding out the counting sequence, जो जैसे हम प्रीवियसली काउंटिंग सीक्वेंस बनाए थे, अभी ये डाउन काउंटर हुआ, कैसे हमको पता चलेगा? पहले देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, at this first cycle, at this particular cycle, what is the value of Q2 and Q1? मैम 0 0। Very good. Next cycle, what is the value of Q2 and Q1? पहले क्या दिखाया? 0 0, फिर क्या दिखाया? 1 1। 1 1, वेरी गुड। नेक्स्ट साइकिल पे क्या दिखा रहा है? 1 0। 1 0। नेक्स्ट साइकिल पे क्या दिखा रहा है? 0 1। 0 1। नेक्स्ट 0 0। 0 0। नेक्स्ट 1 1। 1 1। तो ये अप हुआ या फिर डाउन हुआ? मैम ये अप हुआ। हम्म और ये मैम डाउन डाउन। डाउन मतलब ये क्या दिखा रहा है? 3 2 1 0, फिर 3 2 1 0। वो बाइनरी जो डेसिमल ऐसा ही होगा ना? यस मैम। तो ये हो गया मेरा डाउन काउंटर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप काउंटर एंड डाउन काउंटर? सिर्फ क्लॉक पल्स का डिफरेंस है। अगर हम Q से लेते हैं क्लॉक पल्स नेगेटिव एज में, नेगेटिव एज वो भी फैक्टर है, अगर नेगेटिव एज क्लॉक पल्स लेते हैं, अगर Q का आउटपुट हमारा क्लॉक पल्स होता है सेकंड के लिए, तो वो हो जाता है अप काउंटर। अगर Q बार तुम्हारा सेकंड के लिए क्लॉक पल्स होता है, तो वो हो जाता है डाउन काउंटर। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ अभी हम लोग डिजाइन करेंगे अप डाउन काउंटर। तो अभी हम लोग क्या पता चला? Q से क्लॉक पल्स आएगा तो अप काउंटर, Q बार से अप जाएगा तो डाउन काउंटर। तो हम लोग वही डायग्राम में थोड़ा चेंज किए हैं। कैसे? बाय यूजिंग ए थर्ड इनपुट, दैट इज द कंट्रोल पिन M। ओके, तो कंट्रोल पिन का कनेक्शन देखो, यहाँ पे डायरेक्टली लगा है Q1 को, एंड थ्रू ए इन्वर्टर दैट इज कनेक्टेड टू दिस Q1 बार। तो बोलो जब M मेरा 1 होगा तो ये मेरा क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, यस मैम। आएगा कि नहीं? तो ये जब पहले अगर हम पहले इनपुट लिए सब एज्यूम किए होंगे Q मेरा 0 है, जब 1 1 देंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट जब J और K को 1 देंगे, और प्रीवियसली हम लोग एज्यूम किए हैं कि Q1 तुम्हारा 0 है, तब जब 1 1 देंगे तब आउटपुट क्या आएगा? 1। नहीं, समझे नहीं मेरा क्या होता है? जब 1 1 देते हैं तब टॉगल होता है ना? यस मैम। तो अगर मैं एज्यूम की हूँ कि मेरा प्रीवियस स्टेट है 0 और मैंने 1 अभी मैंने स्टार्ट किया, क्लॉक पल्स दिया है और 1 1 मैंने इनपुट दिया है, बिकॉज 1 इज कनेक्टेड टू बोथ J एंड K। तो जब मैं 1 1 दूंगी तो मेरा Q1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रीवियसली मैंने 0 एज्यूम किया था, अभी मेरा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस मैम। और Q बार क्या होगा? Q बार क्या होगा? 0 0
Q बार 0 हो जाएगा, तो ये AND गेट काम करेगा, ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे भी देखो 1 भी जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, तो ये इनपुट भी 0 है, ये Q बार भी 0 है, तो ये AND गेट काम नहीं करेगा। तो ये OR गेट का आउटपुट क्या होगा, Q1 होगा या फिर Q1 बार होगा? Q1. Q1 होगा। तो for this condition when m is equal to 1, Q1 is the clock pulse for the second one. तो वो कैसे काम करेगा, ऑफ काम करेगा या डाउन काम करेगा? क्या काम करेगा? ऑफ, क्योंकि Q1 जब सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट होता है क्लॉक पल्स, तब तुम्हारा ऑफ काउंटर होता है। जब Q1 बार से क्लॉक पल्स जाता है, दैट इज द डाउन काउंटर। अभी देखो, अगर मैं m को 0 लेती हूँ, अगर मैं m को 0 लेती हूँ तो मेरा ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वन ऑफ द इनपुट ऑफ द AND गेट इज 0, मतलब ये तो 0 ही हो गया, होगा कि नहीं? हेलो, Yes, ma'am. और जब ये 0 है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये 0 है, m 0 है, तो ये इनपुट तुम्हारा क्या आएगा, ये थ्रू ए इन्वर्टर इट इज कमिंग, तो दिस शुड बी 1। तो ये जब 1 आएगा, और क्लॉक पल्स जब, अगर मैं प्रीवियसली इसको 0 ली हूं, अगर Q1 0 है तो Q1 बार है तुम्हारा 1 है। हम लोग प्रीवियसली क्या अज्यूम करते हैं, Q1 0 है। जब क्लॉक पल्स अप्लाई होता है तब वो तुम्हारा क्या होता है, 0 से 1 होता है। जब 1 होता है तो Q1 बार तुम्हारा 0 होता है। तो ये जब 1 होता है तो ये काम करता है। जब Q1 बार ये जब फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉगल होता है ना, फिर क्या होगा, ये 1 फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 ऐसे चलता है। तो ये अभी 1 है, अब ये जब 0 हो जाएगा तब ये 1 हो जाएगा। ये जब 1 है, ये जब 1 है, तब ये AND गेट काम करेगा। ये AND गेट काम किया, मतलब Q1 बार is the clock pulse for the second one. So when Q1 bar is clock pulse for the second one, it is behaving as a down count. Okay. So हमको, what is the difference between off and down? If Q1 is the input for this flip flop, then that is the off counter, and if Q1 bar is the input for the second flip flop, that is the down counter. तो हमको एक सिलेक्ट लाइन या फिर कंट्रोल लाइन यूज करना है, जो कि एक टाइम पे वो Q1 को एक्टिव करेगा, so that Q1 is the input for the second one, and another time that activate the Q1 bar, so that Q1 bar is the clock pulse for the second one. So this circuit is nothing but behaving as a off/down counter. Have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. ओके, तो ये है तुम्हारा नेगेटिव एज ट्रिगर, ये देखो पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, ये पहले ये सिंबल देखो, यहाँ पे बबल है, बबल है, तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव एज ट्रिगर। यहाँ पे भी देखो बबल नहीं है, ये मतलब तुम्हारा पॉजिटिव ट्रिगर है। एंड थिंग इज दैट इन ऑफ काउंटर हमारा कहां से जाता था आउटपुट, Q1 से या फिर Q1 बार से? ऑफ काउंटर के लिए कहां से आउटपुट जाता था सेकंड क्लॉक पल्स के लिए? Q1 से। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एज जब होता है, Q1 बार से जब जाएगा यहाँ, तो वो होगा ऑफ काउंटर। जब Q1 से जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा डाउन काउंटर। ओके, मतलब नेगेटिव एज लेते हो तो Q1 से तुम्हारा ऑफ काउंटर, Q1 बार से तुम्हारा डाउन काउंटर। अगर पॉजिटिव एज लेते हो तो वो Q1 बार से तुम्हारा ऑफ काउंटर और Q1 से तुम्हारा डाउन काउंटर। अभी देखो डायग्राम में देखो, वही क्लॉक पल्स है,
लेकिन कौन सा पॉइंट लिया जाता है? पॉजिटिव एज मतलब 0 to 1, दिस 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. Q1 कहाँ पे टॉगल हो रहा है? At this point it will be toggling, at this point toggling, at this point toggle, here at this point it will toggle. If this is Q1, then what is Q1 bar? Complementing this. So ये Q1 bar is now the clock pulse for the Q2. तो इसके पॉइंट पे मेरा फिर Q2 टॉगल होगा. तो यहाँ पे Q2 अगर 0 है, now here it is 1, then 0, like this continuing. So then whenever we are finding out the truth table, we have to take a particular cycle. At the first cycle, what is the value? 0, 0. Next cycle, what is the value? That is 0, 1. Next cycle, what is the value? That is 1, 0. Next cycle, what is the value? 1, 1. Next cycle, what is the value? 0, 0. Then 0, 1, 1, 0, 1, 1. So this is what off counter positive is. Okay. Have you understood? Yes, ma'am. Okay. So Excuse me, ma'am. yes. Ma'am, can you please consider the soft copy for lab? क्यों? Ma'am, Yes, सेक्शन ma'am. में ले रहे सॉफ्ट कॉपी. नहीं, ये soft copy मत मैम, बहुत ज्यादा है लिखने को. ये सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या है? हाथ में लिखोगे वो तो जल्दी कंप्लीट होगा ना. सॉफ्ट कॉपी मतलब सबका कॉपी पेस्ट करोगे. नहीं मैम, हम नहीं, सॉफ्ट कॉपी मतलब वही है, क्योंकि तुम बोलो या ना बोलो, अगर मैं किसी को देती हूँ, दैट इज नॉट एथिक्स दैट कि वो स्टूडेंट करेंगे. सॉफ्ट कॉपी इसीलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करके, हम लोग को जो हो रहा है जो ऑनलाइन पे यही चीज हुआ है, इसीलिए हमने ये सॉफ्ट कॉपी वाला कंसेप्ट को बंद किए. मैम बट कोई सेक्शन में ले दूसरे सेक्शंस में ले रहे हैं सॉफ्ट कॉपी. वो सुनो, वो डिपेंड कर रहा है फैकल्टी के ऊपर. हम लोग देखें कि हमारा अगर सॉफ्ट कॉपी हम करते हैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट सबका एक जैसा है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैब ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन. मैम हैंड रिटन में भी तो कॉपी कर ही सकते मैम हैं. हैंड रिटन में तो भी लाइक द कंटेंट इज द सेम ना मैम. सब जिसको कॉपी करना होगा वो तो करेगा मैम. तुम लिखोगे हैंड मैम, जिसको कॉपी करना होगा वो इधर में कॉपी करेगा, बट मैम करेगा. सुनो, कॉपी तो करते हो लेकिन खुद से लिखते हो. Ma'am, if handwritten, can we get some extra time? Huh? Ma'am, can we get some extra time because NSEM is starting from Monday? नेक्स्ट वीक से एंड से मैं फिर कैसे मैनेज करेंगे मैम? I know. That's why I'm telling within that period, because हम लोग भी मार्क देना पड़ेगा. तो कौन से बेसिस पे मैं दूंगी? अगर तुम्हारा रिकॉर्ड होगा तभी उसी बेसिस पे दूंगी ना. हम लोग को भी दिया जा रहा है कि बिफोर एंड से यू हैव टू गिव द मार्क. तो कैसे मैं ये दूंगी मार्क? कैसे दूंगी? इस वीक के एंड तक 5 लैब कैसे लिखेंगे? मैम हम बस बोल रहे हैं कि हम लोग 5 लाख कैसे लिखोगे मतलब? मैम हमने 3 तक कंप्लीट किया है. क्यों हैंड रिटन में? क्यों 3 तक? मैं बार बार बोली थी कि जो हो रहा है तुम अपडेट करते रहो. मैं बार बार बोली थी, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे हिसाब से सब सिस्टम चेंज कर देंगे. मैम हम लोग को लगा कि ऑनलाइन है तो सॉफ्ट कॉपी में देना होगा, इसीलिए फिर मैंने वो सीनियर्स भी बोल रहे थे कि ऑनलाइन लिसन ऑनलाइन मतलब सॉफ्ट कॉपी तो तुम बेसिक भी सॉफ्ट कॉपी कर रहे हो. अच्छा, तुम जो हार्ड कॉपी दिए थे तो तुम आके कॉलेज में दे दो. हार्ड कॉपी 3 तक दे दो, बाकी सॉफ्ट कॉपी 2 का दे देना. सॉफ्ट में हार्ड कॉपी में मुझे दोगे क्या जो हार्डवेयर में किए थे? कैसे वो दे रहे हो? वो पहले जो 3-4 जो दिए थे हार्डवेयर में किए थे, उसका मुझे कैसे दे रहे हो? सॉफ्ट में दे रहे हो या फिर हार्ड में दे रहे हो? तो वो मुझे 4 एक्सपेरिमेंट हार्डवेयर में आके मुझे रिपोर्ट कर दो, मेरे रूम पे दे दो. बाकी जो 3 है कि वही वो सॉफ्टवेयर में भेज दो. हार्डवेयर वाला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर. जो लैब हमने किए हैं वो कोई डिफरेंस नहीं है.
सिर्फ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ वेब फॉर्म को ऐड कर रहे हैं, बाकी तो राइटिंग स्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात कहाँ से आ रहा है? मैम तो एटलीस्ट लास्ट 2 एक्सपेरिमेंट लिखने दीजिए वैसे सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि HDL प्रोग्राम एंड EP वेव को फिर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसको फिर पेस्ट करने में वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा, तो उसको अगर हम एटलीस्ट कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में तो। यस मैम। यस मैम, बाकी के फर्स्ट चार हम हार्ड मतलब रिटर्न में दे देंगे। दया कर दिए ना। नहीं मैम, लिखा हुआ है वो बाकी के सब। वही तो बोली, मैं बार बार बोली हूँ अपडेट करते रहो। मैं एक दिन बोलूंगी तुम्हें सब देना है, मैं बार बार बोलती रही। अब बोलते रहे तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है ना? क्या हम तो बाद में रिक्वेस्ट करके बोल देंगे हमारा जो हमको जो कंफर्टेबल है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट एक का देखने की सब नहीं बोलोगे कि इसका मार्क ज्यादा हुआ और इसका मार्क जो कम हुआ, क्योंकि एक सबका तो एक ही जैसा रिकॉर्ड होगा। तो मार्क में कैसे दूंगी? वो बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस वैसे दूंगी। और क्या करूंगी? दो वैसे ही मुझे सबमिट करना है, सबमिट कर देना उसी के अंदर। ओके, और ये तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है जो सबमिट करने में? नहीं मैम, वो हो रहा है। ओके ठीक है। और लैब कब सबमिट करना है? वही तो लैब की बात तो कर रही हूँ। ये लैब की बात है। कब 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 मतलब क्या बोली ना? तुम फ्राइडे तक दो, सबमिट करो, या फिर सैटरडे तक दो, क्योंकि सैटरडे तो हॉलीडे है। तुमको सैटरडे तक तो तुमको देना है। सैटरडे तो लास्ट वर्किंग। उसका लिंक अलग भेजेंगे कि वही लिंक में जमा कर देना है? नहीं, वो बोली ना लैब का सबको मिला के एक PDF फाइल बना के जो ये तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उसको देना, और वो एक जिप फाइल करके वो मेरे मेल ID पे भेज देगी लैब का। और ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट तुम वही लिंक में देना। ओके, थैंक यू ऑल। मैम सब सॉफ्ट कॉपी मैम वो काउंटर का PDF थोड़ा सेंड करना। ठीक है, मैं ये वाला जो आज जो पढ़ाई वो अभी भेज देती हूँ। ओके, ठीक, थैंक यू मैम।